स्टार्ट करते हैं। आई नो हम थोड़े लेट चल रहे हैं, कई दिनों से यही चल रहा है, तो अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस शांति से कोशिश की जाएगी कि चीज़ें हेक्टिक कम करके कल से ये वाली क्लास टाइम पे आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपके सामने, समय कम नष्ट करते हुए फटाफट से। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अभी मैंने कोशिश किया कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम इस पे करें। कुछ 20-25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। यानी जो विचार हमारे हैं उनको एक शेप दे करके, भाई मुझे कुछ कहना है, मेरे मन में कुछ बात है, मैं भाषा के माध्यम से उसको एक आकार दे पाऊंगी, एक शेप दे पाऊंगी जो आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है ना। उदाहरण के लिए, हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। यानी जो हमारे विचार हैं वो, उनको आकार कौन देगा? भाषा देगा, भाषा देगी। और हम दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं और चिंतन करते हैं, उसका निर्धारण भी भाषा करती है। ये इंग्लिश पेडागोजी में पहले आया करता था, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो ये हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लिया जाने लग गया। ठीक है ना। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2015-15 के टाइम से आता है ये क्वेश्चन। और समझते हैं कहानी है क्या। आएगा भाई, पीडीएफ भी आएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज डिसाइड्स और डिटरमाइंस थॉट्स, यानी हमारे विचार कैसे होंगे, ये हमारी भाषा से प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में उस तरह का लिटरेचर भी पढ़ रहे होंगे, आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत जान रहे होंगे, कुछ और होगा इस तरह का उस संस्कृति में। तो भाषा जो है वो आपके विचार को प्रभावित करती है कि आपका सोचने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट, ये बात सैपर-वोल्फ कहते हैं। इन दोनों की एक हाइपोथेसिस थी। इंग्लिश में भी ये ऐसे आता है पेडागोजी में, हिंदी में भी। सैपर-वोल्फ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या परिकल्पना इसको हम कह सकते हैं। जो लोग इसमें जवाब कुछ दे रहे हैं उनको समस्या होने वाली है ना। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ये सापेक्षता, रिलेटिविज्म जैसा कुछ है वो नहीं होगा यहाँ। भाषा का समाजीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। स्टीफन क्रेशन तो बात करते हैं कि जैसे हम पहली भाषा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, वैसे ही हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। भाषा अर्जन होता है कि जब आप नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में जो भी भाषा बोली जाती है उसको अर्जित कर लेते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, जबकि अर्जन क्या है? अर्जन हो गया ये कि आपने नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को अर्जित कर लिया, समेट लिया, आपके अंदर वो आ गई, भर लिया। अधिगम होता है जब आप प्रॉपर उस लैंग्वेज के नियम जाने, उसके कायदे कानून जाने, स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसकी साहित्य पढ़ रहे हैं उसका, तब जाके भाषा सीख पा रहे हैं, वो अधिगम है, उसको लर्निंग कहते हैं। और अर्जन को एक्विजिशन कहते हैं। तो सैपर-वोल्फ की ये प्राकल्पना है। ली-वोल्फ और सैपर, ये दोनों मिलकर के, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो भाषा है वो हमारे विचारों को आकार देती है। यानी भाषा से विचार जो है वो शेप में आते हैं। दूसरा, ना सिर्फ आकार देती है, जो भी भाषा है वो हमारे थॉट का भी निर्धारण करती है कि विचार कैसे होंगे। इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, कि भाषा निर्धारित करती है कि विचार कैसा होगा। तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। यानी जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं रेपिटेड प्रैक्टिस के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से, है ना, तो उसी तरह से आप भाषा भी सीखते हैं। ये किस सिद्धांतकार के विचार से मेल खाता है? अब ये सिद्धांतकार हर बार पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बस घुमा करके पूछ लिया है। हर दिन कोशिश रहेगी एक हफ्ते में हम 2 से 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट करें। ठीक है मुनेश, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए बताइए। बी ऑप्शन 37% लोग कह रहे हैं, यानी चॉम्स्की कह रहे हैं आप लोग। तुक्के क्यों लगाते हैं इतने हैं? बात क्या चल रही है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अन्य अनुभव के माध्यम से चीजें सीखता है। जिसने अनुभव के माध्यम से कह दिया, उसने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को साइड कर दिया। समझ पा रहे हो? अगर बहुत हद तक देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे इस बात को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है कि मानव भाषा भी उस तरह सीख रहा है जैसे बाकी चीजें सीख रहा है। एक बार गिरा, संभला, फिर साइकिल चलाना सीखा, टीवी में किसी को बोलते देखा, किसको, डोरेमोन को, गलत बोला, तुतला करके बोला, माँ बाप ने कहा वेरी गुड, शाबाश, या फिर थोड़ा सा कहा कि बेटा इसको ऐसे ठीक कर लो, तो अगली बार ठीक कर लिया।
ये जो प्रोसेस है, इमिटेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट करेगा, ये स्किनर कहते हैं ऐसी बात कि जैसे बाकी चीजें हम सीखते हैं वैसे ही हम लैंग्वेज सीखते हैं अनुभव के आधार पे, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अभी यहाँ पे अध्यापिका को बीच में ला करके पूछ लिया है, आप सभी कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी में मैं देख रही हूं, है ना। प्याजे की अगर हम बात करें तो प्याजे तो बस सिंपल बात कह रहे हैं कि विचार भाषा से पहले आता है, विचार के बाद भाषा आती है ना, विचार से भाषा की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये कहेंगे कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, वहां पे एक्टिविटी करके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। वाइगॉत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे। चॉम्स्की कहेंगे कि आंतरिक क्षमता होती है भाषा अर्जन की। तो आपको समझना पड़ेगा कीवर्ड किसके बारे में किसने क्या यूज किया है। स्किनर या तो अनुकरण की बात करेंगे कि हम अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से भाषा सीखते हैं, है ना। तो अभ्यास के माध्यम से जैसे बाकी कौशल सीख रहे हैं वैसे ही हम भाषा सीख रहे हैं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक। तो ये तीनों चारों के लिए अलग अलग कीवर्ड वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता क्या है, यानी भाषा से प्री लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं कि प्री लैंग्वेज स्टेज से पहले की। तो भाषा विकास का जो शुरुआत है वो कब से होती है, कोई बताना चाहेगा। भाषा विकास की जो शुरुआत है वो रोने से हो जाती है, क्राइंग पहली स्टेज होती है, फिर जाकर के कूइंग आता है, फिर बैबलिंग आता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है, यानी पहले बच्चा रोता है जन्म के समय, वो भी भाषा का ही एक चरण मान लेते हैं, रोना। फिर कूकना आता है कि जब वो 6 हफ्ते में, 1.5 महीने के आसपास चें पे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर बलबलाना आता है जब वो 6 महीने के आसपास क्या करेगा, बा मा सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू करेगा। फिर 1 साल में सिंगल वर्ड, पानी, खाना। फिर 2 साल तक आते आते 2 शब्दों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 शब्द स्टेज तो भाई 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आएगी। अभी कहां से आ गई, ये पूर्व भाषिक थोड़ी, ये तो भाषिक अवस्था हो गई। एक शब्द भी 1 साल के आसपास आता है बोलना प्रॉपर तरीके से, ठीक। ताड़ शैली वाक्य तो प्रॉपर टेलीग्राफिक स्पीच हो गया, 2 शब्द जोड़ के एक नया वाक्य बनाना, ये 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर आएगा, 1.5 से 2 वर्ष के बीच। तो बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है कि रोना, कूकना, बलबलाना। रोने से शुरू करके ये पहले, भाषा से पहले की अवस्था हो गई। रोना, कूकना, बलबलाना, ये मैंने भाषा विकास के चरण बताए हुए हैं, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी पेडागोजी की भी, इंग्लिश पेडागोजी की भी, एक बार उसको जरूर देख लें, अदरवाइज दिक्कत बनी रहेगी। तो रोना, कूकना, बलबलाना ये पूर्व भाषिक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फटाफट से, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे शरीर की भाव भंगिमा, यानी जो हमारे हाव भाव हैं, और देखने का तरीका, यानी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, डैश के उदाहरण है। तो हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव, एक वो वाइब कह लीजिए एक तरह की, क्या है ये, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है। संकेत कहेंगे इनको, अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे, शब्द की तो बात ही नहीं हो रही अभी, यहाँ कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण कहेंगे, यहाँ कंप्यूटर कहां से बीच में आ गया। ये हमारे हाव भाव, हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसको नॉन वर्बल कहेंगे या अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे। जहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बॉडी लैंग्वेज से सारी बात कन्वे हो रही है। संकेतों की भी यहाँ बात नहीं हुई है कि हम संकेत कर रहे हैं किसी तरफ, संकेत भी यहाँ अशाब्दिक व्यवहार में ही आ जाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है, संकेत मत कहिए इसको, ठीक है ना। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, बट ऑफलाइन में थोड़ा इजीली पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आप उम्मीद मत करना कि बिल्कुल इजीली पूछ लिए जाएंगे। लैंग्वेज हो सकता है यही प्रयोग की जाए, क्योंकि ये पढ़ने में उतने बड़े नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, यानी हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, नियम होते हैं, यानी सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम, हम ये कहते हैं कि भाई भाषा जो है एक प्रॉपर नियमों से बंधी हुई प्रणाली है, जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। यानी इन नियमों की व्यवस्था के कारण हम अर्थ निकाल पाते हैं, शब्दों को जोड़ पाते हैं, मीनिंग तक पहुंच पाते हैं। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है, नियमों की व्यवस्था भाषा में व्याकरण कहलाती है। एकदम 57% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वाक्य संरचना, किसी वाक्य में नियम कैसे काम करते हैं, उसकी संरचना कैसी है, कहां कर्ता आएगा, कहां कर्म आएगा, कहां बाकी चीजें आएंगी, क्रिया आएगी, वो वाक्य संरचना से संबंधित, जो वाक्य संरचना यानी एक वाक्य के अंदर जो नियम है वो वाक्य संरचना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरी भाषा में बात कर रहे हैं नियम की। तो भाषा की जब हम बात करें और नियमों की व्यवस्था की बात हो भाषा में, तो व्याकरण की बात हो रही है, क्योंकि व्याकरण क्या है, वो नियमों की व्यवस्था से ही संबंधित है भाषा के अंदर, ठीक है। और व्याकरण कैसे सिखाना चाहिए, हमेशा याद रखना है संदर्भ में, यानी कोई कहानी सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ और चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है, वहां आपने नियम सिखा दिया कॉन्टेक्स्ट में।
रटवाने नहीं होते नियम कभी भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बताइए फटाफट से पोल में जवाब दे करके। गुड इवनिंग भाई। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो ममता, इस बार थोड़ी सी हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो हैं घुमाने वाले हैं, है ना। टॉपिक वही है, बस पूछने का तरीका इनका चेंज हो चुका है, और ऊपर से हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम कर दी है, बस ट्रांसलेशन का अंतर छोड़ा है, इसलिए भी मुश्किल लगती है कई लोगों को। तो निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है भाई भाषा के बारे में बताइए। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। देखिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि नहीं होती है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है कि क्या कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़े बहुत फेरबदल के साथ कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी आज की डेट में आप हिंदी में थोड़ी लिख रहे हैं, देवनागरी में थोड़ी लिखते हो हिंदी जब आप टाइप करते हो, है ना। आप पूछते हो कैसी है या कैसी हो। अभी ये भाषा तो हिंदी है, लिपि तो कुछ और है, रोमन स्क्रिप्ट में आप लिख रहे हैं, ये तो इंग्लिश में। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है थोड़े बहुत फेरबदल से। तो हर एक भाषा की एक लिपि होती है ऐसा नहीं है भाई। संस्कृत की भी वही लिपि है, हिंदी की भी वही लिपि है, रोमन में कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब एक लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जा रही हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हर भाषा की एक इंडिपेंडेंट अलग से लिपि है, फिर तो लिपि कम पड़ जाएंगी, भाषा इतनी है। तो ये कहना गलत होगा कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर बार आने की संभावना होती है, एक फ्री का नंबर है अगर किसी ने ये पॉइंट समझ लिया तो। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जी नहीं, लेकिन हर भाषा थोड़े बहुत फेरबदल से किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, यह भी कहना एकदम गलत होगा। बिना व्याकरण सीखे भाषा सीखी जा सकती है, बाद में आप व्याकरण की तरफ जाते हैं भाषा से, संदर्भ से। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इन दोनों में टक्कर है कांटे की बिल्कुल, कि हम ये कह सकते हैं कि 50-50% चांस है कि या तो उत्तर ए होगा या तो उत्तर बी होगा। बताइएगा फटाफट से कि क्या होना चाहिए जवाब आपका। ए ऑप्शन 47% लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं यासिर, काम चला लीजिए आज ऐसे ही, नेट की स्पीड खराब है अगर आपके यहाँ। 47% लोग ए कह रहे हैं और बाकी के लोग आई थिंक बी कह रहे होंगे। देखिए भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इस चक्कर में कई लोग फंसे होंगे, बात ठीक हो गई आपकी। लेकिन ये माना जाता है कि जितने भी विषय हैं वो सब भाषा का, शब्द का इस्तेमाल करके ही तो नॉलेज को हम बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तब भी आप लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तब भी कोई तो भाषा प्रयोग हो रही होगी वहां, अगर आप फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं तो कोई तो भाषा होगी। तो भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है, यानी जो नियम, जो सब्जेक्ट, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भाषा है। तो भाषा व्यवस्थाओं की भी, या भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप बाकी सारी व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं। तो इसको सिर्फ वैज्ञानिक व्यवस्था तक कहना गलत होगा, क्योंकि ए ऑप्शन इससे बेटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या है। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। अब ये हालांकि भाषा के बारे में नहीं है, लेकिन भाषा के बारे में है। याद कीजिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला पीरियड। अब वहां पे भाषा और गणित की तो बात कर रहे हैं कि बेसिक भाषा और गणित हम सिखा पाए बच्चे को, उसको बेसिक स्किल्स आती हो, वो अपना नाम लिखना तो जानता हो एटलीस्ट बाय द एज ऑफ 9 ईयर्स। तो कक्षा 3 तक 2026-27 तक का ये मिशन है FLN, जिसकी हम बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उससे आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं। अब इसमें सबका जवाब जो है वो अलग अलग है, इस पे हम बात कर लेते हैं, है ना, इस पे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण, आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज को बुनियादी चरण कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज। अगर इसको देखा जाए पूरा तो ये कितने साल का है, 5 साल का है शुरुआत में। 5+4+4+3 का सिस्टम है ना। इस 5 में शुरुआत के जो 3 साल हैं वो हैं हमारे आंगनवाड़ी पीरियड, बाल वाटिका पीरियड। फिर उसके बाद के जो 2 साल हैं वो है हमारे कक्षा 1 और 2 वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी चरण है वो टोटल मिलाकर के 5 साल उसकी अवधि होनी चाहिए। हालांकि इस पे अभी कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक आंसर की मैं चेक कर रही थी उसमें इन्होंने 2 वर्ष दिया हुआ है। अगर 2 वर्ष देते हैं तो वो सिर्फ क्लास 1 और 2 को काउंट कर रहे हैं बुनियादी में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसमें डी के साथ ही जाएंगे 5 वर्ष। किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे 5 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष किसने कह दिया भाई? 3 से 8 वर्ष के बीच की अवधि है ये, लेकिन
अवधि पूछा है, बच्चे की एज कितनी है ये नहीं पूछा है ना। तो ये टोटल मिलाकर के 5 वर्ष का टाइम है जिस समय में ये बुनियादी चरण चल रहा है। तो आंसर इसका डी बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए देख लेते हैं। देखिए एक बार, ये है नया स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। पहले चलता था 10+2 का सिस्टम के 10 साल तक, कक्षा 1 से 10 और 11-12। अभी क्या है 5+3+3+4, वो 534 से आपको याद कराया था। 5+3+3+4 ये नया सिस्टम है जिसमें 5 जो है वो फाउंडेशनल पीरियड कहते हैं इसको प्रेपरेटरी पीरियड कहेंगे 3 साल को, इसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे, और फिर आपका सेकेंडरी स्टेज हो जाएगी लास्ट के 4 साल। ठीक है ना। FPMS से आपको याद कराया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने पढ़ाई हुई है यूट्यूब पे, एक बार आप देख सकते हैं वो क्लास। ठीक, तो इस शुरुआत के 5 साल हैं जिनको फाउंडेशनल पीरियड कह सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 3 साल बाल वाटिका या आंगनवाड़ी पीरियड है या प्री स्कूल पीरियड, और बाद के 2 साल कक्षा 1 और 2। और हमें पता है 8 साल तक या बाय द एज ऑफ 9 से पहले पहले बच्चे को बेसिक रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक यानी लिखना पढ़ना और अंकगणित की बेसिक स्किल्स आ जाएं। ये हम चाह रहे हैं बुनियादी चरण में ही, 3 से 8 वर्ष के बीच में ही, 9 साल से पहले पहले। कक्षा 3 में बच्चा कब आएगा, 9 साल के आसपास ही। तो ये 5 साल इसका सही उत्तर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने कोई और कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है कि कक्षा 1 और 2 की ही बात नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ, नहीं तो 2 साल भी इसका उत्तर हो सकता था। तो हम 5 के साथ ही जाएंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोई बात नहीं रश्मि, अभी कुछ सेशन होंगे ना हिंदी इंग्लिश के, मैं इसको इजी बना दूंगी, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, मैं समझ रही हूँ आपको समस्या हो रही है। निम्नलिखित में से, अभी तो ये आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि हलवा नहीं बचा है अभी जो ये हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, लेकिन हम इसको बना लेंगे, पहले इजी हुआ करती थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का सोर्स कौन सा हो सकता है इन सभी सोर्सेज में से। लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्रोत पहला है जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, यानी जो आसपास लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं बच्चे, तो इसको हम कहेंगे कि भाषा विकास का एक स्रोत है, माध्यम है, कह सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा बोली जा रही भाषा, अब इस पे हमारे पास सच में बहुत अच्छे से साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि क्या वो सुन रहा है एग्जैक्टली और कितना उसको भाषा उस समय आ जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं चलो कुछ तो सुनाई देता ही होगा। बच्चों को जन्म देते समय मां द्वारा बोली जा रही भाषा, इतना होश होगा बच्चे को उस टाइम, बट चलो इसको तो हटाना इजी है। बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा जो हमें एक्टिव बच्चा नजर आ रहा है या जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा वो है डी ऑप्शन। हम कह रहे हैं बाकी के तीनों गलत हैं ही नहीं, हम कह रहे हैं बिल्कुल जड़ से गलत नहीं मान सकते हम बाकी के तीनों को, लेकिन डी इनसे कहीं बेटर है। सबसे ज्यादा जो भाषा का विकास होगा, जो अच्छा स्रोत सबसे ज्यादा माना जाएगा, वो माना जाएगा कि जब बच्चों के साथ बातचीत हो रही है, यानी बच्चे एक्टिवली सक्रिय रूप से भागीदार हैं उस प्रक्रिया के, तो बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा बोली जा रही, जो अक्सर मां भाषा का प्रयोग करती है, वो सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि सबसे क्लोज भी वही है, पहला शिक्षक माता को ही कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो बेहतरीन सोर्स इनमें बनेगा वो डी ऑप्शन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक बालिका है, बालिका के बारे में क्या पूछा है ये देखिए एक बार, प्रैक्टिस से इजी बन जाएगा, डोंट वरी, आएगा खुशबू रीड का बैच भी। देखिए, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश किया है। बुनियादी चरण समझ रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष के बीच की अवधि है ना, 3 साल के आसपास का बच्चा होगा। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है, यानी जो भी आसपास उसको दीवारें मिल रही हैं, घर पे हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, आड़ी तिरछी लकीरें वो खींच रही है। इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बट बच्चा कुछ कुछ करना शुरू कर देता है, जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ना कोई मतलब है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, या संख्या बोध का विकास है। देखिए, ऐसा आपको लग सकता है कई क्वेश्चंस में कि यार ये भी तो हो सकता था, इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन कुछ ना टर्म्स होते हैं, जैसे नाउन की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, संज्ञा की एक पक्की परिभाषा है, अपनी मर्जी से हम नहीं कुछ भी कह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब इस तरह की बात आती है ना स्क्रिबलिंग की, कि भाई बच्चा कुछ भी अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी चरण में है, इसको आरंभिक साक्षरता या फिर एमरजेंट लिटरेसी कहते हैं, कि वो सीखने की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है अब, है ना। तो ये एमरजेंट लिटरेसी इंग्लिश में कहते हैं, 1 नंबर मिलेगा इंग्लिश में भी,
और आरंभिक साक्षरता जो है हिंदी में कहते हैं कि आरंभ हो चुका है साक्षरता की तरफ, ठीक है ना, आरंभ है प्रचंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज लर्निंग, अधिगम लिखा है, अर्जन नहीं लिखा। अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है, बिना किसी किताब, बिना किसी नियम को जाने, घर में जो भी आसपास चल रहा होगा उसको सुन के, जबकि अधिगम में नियम कानून, स्कूल, किताबें सब आ जाएंगे। तो कौन सा अधिगम के बारे में सत्य नहीं है, ये पहचानना है। पहला ऑप्शन है बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, बिल्कुल सीखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बात कहना गलत होगा। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, बिल्कुल फैक्ट है कि भाई मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जिसका कोई मीनिंग और रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही सीखी जाएगी, ये कहना गलत होगा। तो बी और डी हमें यहां गलत नजर आ रहे हैं, तो बी और डी सही नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी बातें यहां सही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? अभी भाषा से जोड़ करके इन्होंने इसी टॉपिक के अंदर, ये कम से कम 4-5 नंबर का टॉपिक आता है, चीजें लगा दी हैं, ये सब इसी के अंदर आएगा। अगर देखा जाए तो आधा पेपर आपका इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है अगर देखा जाए, क्योंकि वो भाषा से ही संबंधित है। कितनी भाषाएं भारत में, भाषा अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। अच्छा, अर्जन के बारे में स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, प्याजे क्या कहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, ये पूछा है। एक नई स्कीम है, ये सबको पता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समन्वित करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समन्वित करने की भारत सरकार की रेल योजना, कुछ भी। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समन्वित करने का कार्यक्रम, या फिर विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। क्या कहना चाहेंगे बताइए। एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें बात हो रही है कि एक भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, अब हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है, यानी जोड़ना है। संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे बच्चे कनेक्ट हो पाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, ये स्कीम है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? ये क्वेश्चन भी ऑनलाइन में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, मतलब कई सारे सेट्स में भी और 2 साल में। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति, और ये वैसे भी पूछा जा सकता था। ये मैंने हमेशा, जब भी मैं पहला चैप्टर कराती हूँ हिंदी पेडागोजी का, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का स्थान क्या है। एक एक क्वेश्चन दोनों में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। भारतीय संविधान में, यानी अगर हम भारतीय संविधान की माने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, अंग्रेजी की क्या है और हिंदी क्या है, दोनों में बताती हूँ आपको। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयीय भाषा है, सहकार्यालयीय भाषा है, जुड़ाव लिंक भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा है? अब भावनाओं में बह के इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहना है, राष्ट्रीय भाषा है, बनाने की बात थी, सारी चीजें हैं, बट अगर संविधान के अनुसार आज हम देखते हैं तो ये कार्यालयीय भाषा है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किसके अनुसार है ये ऑफिशियल लैंग्वेज? याद आ रहा है? ओला के अकॉर्डिंग। ओला वो नहीं, कैब, ओला से याद कराया था आपको, 1963 का एक्ट था, 63 या 61, एक बार चेक कर लेना ऑफिशियल एक्ट जो है वो आपका। और इसमें बात क्या हुई थी? 61 आई बिलीव, है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसके अनुसार आर्टिकल 343 में बात होती है कि हिंदी क्या है? कार्यालयीय भाषा है। राजभाषा की दृष्टि से जब हम देखते हैं, बेसिकली वो वाली बात है कि राजभाषा की का जो दर्जा है वो हम इसको देते हैं, इससे जुड़ी हुई बात, तो हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं कहते। सहकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी है, वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो ए उत्तर जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो ये बेसिक फ्री का नंबर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है अगर देखा जाए तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा है हिंदी। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, यानी मदर टंग है, जो भी वो घर से बोलना जानती है। साथ ही समाज में और विद्यालय में प्रवेश ले रही है, हम मान रहे होंगे पहली कक्षा में आ रही है। साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से संबंधित है, यानी समाज में जो भाषा बोली जा रही है जो उसके आसपास, और उसकी वो मदर टंग से रिलेटेड होती है। जो भी हमारे आसपास भाषा बोली जा रही होती है, एक एरिया में उसी तरह की भाषा होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी घर में थोड़े कुछ शब्द अलग प्रयोग होते हैं। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, मतलब विद्यालय में जिस भाषा में पढ़ाई हो रही है वो एक अलग भाषा है, इंग्लिश हो सकती है, घर पे हिंदी हो सकती है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वो जो जब लैंग्वेज लर्निंग करेगी स्कूल में आकर के, कौन सी एक बात गलत होगी? अब ये 4 ऑप्शंस दे दिए,
और आपसे पूछा है कि बताओ भाई क्या सही है और क्या गलत है, और लाइक शेयर करना क्यों भूल जाते हो ये भी बताओ, या सेशन को समझने में दिक्कत हो रही है इसलिए दुखी हो तो लाइक करने की इच्छाएं नहीं होती हैं, या क्या समस्या है बताइए हमें, हैं? जानना चाहते हैं हम, फटाफट से बताइए। क्या कह रहे हो, नहीं बताएंगे? ऐसे कैसे? चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन 73% लोग कह रहे हैं। बी ऑप्शन, हिंदी बहुत टफ है, कोई बात नहीं, इजी हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है। उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा, यानी कि क्योंकि उसको दूसरी भाषा आती है तो वो सीख पाएगी सफलता से, बात तो ठीक है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगी, ये नहीं मानते हम। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है भाई। यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी, यानी जो भी भाषाएं उसको आती हैं, दो भाषाएं उसे आती हैं, एक उसके नेबरहुड की और एक उसके घर की मातृभाषा, ये दोनों व्यवधान डालेंगी, बाधा नहीं बनती है, बैरियर नहीं बनती है, संसाधन बनती है। जो भी भाषा बच्चा घर से लेके आता है वो हेल्पफुल होती है, संसाधन के रूप में काम करती है, तो ये गलत हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं, यही चार ऑप्शन में से पूछ लेते, वो भी दिया है। आपका समय भी तो नष्ट करना ना पेपर में, आपको इजी बॉल देंगे तो कैसे चलेगा, सब सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और ये तो ये कह लो आप फॉर्चुनेटली बी ऑप्शन की जगह पे दिया हुआ है गलत, अदरवाइज अगर इसमें ये बात सी पे लिखी होती तो कई लोग तो इसी को आंसर मार्क कर देते, वहीं गोले भर देते सी समझ के ही, जबकि आपको ढूंढना पड़ता कि सी कहां लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, तो ये घुमाने के लिए, टाइम को थोड़ा सा खर्च करने के लिए ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है, यानी एनईपी 2020 के बारे में कौन सा एक बात नहीं करता है कथन? पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना चाहिए, यानी जो स्कूल की लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ बच्चों को, सभी को। देखेंगे पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, फैक्ट है बिल्कुल, मातृभाषा से शुरुआत करनी है हमें, ये आपकी नई शिक्षा नीति भी कहती है, कोठारी आयोग भी कहता है, जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी हम बात करते हैं, त्रिभाषा सूत्र, जिसको लागू करने की बात, आपकी लचीलेपन के साथ लागू करने की बात शिक्षा नीति कहती है। छोटे बच्चे तब बेहतर सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस उनके आसपास होंगी तो अच्छा एनवायरमेंट होगा, ठीक बात है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नई भाषा सीखना उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। ये भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि भाई पढ़ाओ मातृभाषा में ही, ताकि बच्चा पहले कनेक्ट तो हो जाए, बाद में दूसरी भाषा सिखा दो। लेकिन ये कह रहे हैं सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ना चाहिए, यानी आप ऐसा कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी को स्कूल के मीडियम में पढ़ाओ, स्कूल है इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे सब, चाहे किसी को पहले से इंग्लिश आती है नहीं आती, नहीं, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, दूसरी भाषा बाद में सिखाई जाती है, जिसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो स्कूल के ही यानी विद्यालय के भाषा के ही माध्यम में पढ़ाना ये एकदम खराब बात हो गई, नॉट है, ये सही नहीं है, इसीलिए यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जो कोई तो पूछ रहा है कि कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस है आपके आई थिंक 28 हैं या 25 हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? हिंदी में थोड़ा समय कम लगता है क्योंकि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती ना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड में लिखी हुई नहीं है कि आपको बतानी पड़े। तो निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? अभी ये इंग्लिश पेडागोजी में भी खूब पूछा जाता है, ये इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में भी। निष्क्रिय शब्द संपदा को इंग्लिश में पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, एक एक्टिव वोकैबुलरी होती है, एक पैसिव वोकैबुलरी होती है ना। तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा है, जिसने एक पेडागोजी सब्जेक्ट की अच्छी कर ली लैंग्वेज की, उसका दूसरे लैंग्वेज की पेडागोजी भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम उन्हें सुनते और पढ़ते हैं, यानी कोई बोल रहा है और हम सुन करके समझ जाते हैं या फिर हम पढ़ करके समझ जाते हैं, ऐसे शब्द हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम अक्सर दूसरे शब्दों के साथ करते हैं, यानी सक्रिय रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो सक्रिय शब्द संपदा बन जाएगी, निष्क्रिय नहीं बनेगी, क्योंकि एक्टिवली जिन शब्द को हम यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं, सक्रिय शब्द भंडार में आते हैं, जबकि हमसे निष्क्रिय पूछा है। निष्क्रिय में हम शब्दों को यूज नहीं करते, जिन शब्दों का प्रयोग हम बार बार खुद से नहीं करते, या तो हम कहीं से सुनते हैं, किसी मूवी में सुन लिया, किसी व्यक्ति के द्वारा सुन लिया कहीं, या फिर किताब में पढ़ लिया, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, मतलब इनका मीनिंग हमें पता है लेकिन यूज में नहीं आते ये उतने, स्पेशली हमारे द्वारा भाषा प्रयोग में नहीं आते। सही बात है। वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं, नहीं, ना तो हम लिखते समय करते हैं ना बात करते समय करते हैं, ये जनरली हमें पढ़ने में आते हैं कहीं या फिर सुनने में आते हैं, लेकिन हम इनका मीनिंग जानते हैं, यूज कम होता है इनका।
वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं। ये तो फिर एक्टिव वोकैबुलरी, सक्रिय शब्द संपदा हो गई। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो शब्द जिनको हम सुनते और पढ़ते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी में वर्मिलियन एक शब्द है, मतलब ऐसे सिंदूर बोलते हैं ना आई थिंक इंग्लिश में, तो वो बहुत ज्यादा हम कहाँ यूज कर रहे हैं उतना,